हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। और आज की जो मेरी ये क्लास है यूजीसी नेट स्टूडेंट के लिए और साथ ही साथ एमपी सेट सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए। मैं आपसे बातचीत करूंगा आज यूनिट नंबर 2 अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूं तो सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिटी से संबंधित है, जहां समाज, मानव व्यवहार और समुदाय के बारे में जिक्र किया गया है। तो यूनिट नंबर 2 में सोशल सिस्टम दी गई है, यानी सामाजिक संरचना दिया गया है, सामाजिक संस्था दिए गए हैं, सामाजिक संस्था के साथ साथ सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, इन सब से आज मैं आप लोगों से प्रश्न करने वाला हूँ। ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगामी परीक्षा जो जून में होने वाला है यूजीसी का और एमपी सेट सोशल वर्क का, वहाँ आप लोगों से इनमें से ज़रूर एक आध प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। आपको बता दूं, यदि आप यूजीसी नेट सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं या आप एमपी सेट सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आपको बता दूं, 15 और 16 अप्रैल तक मैंने एक ऑफ़र निकाल रखा है यूजीसी नेट और एमपी सेट के स्टूडेंट के लिए। केवल 3000 रुपये में मैं आप लोगों को जो है ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस क्लास में आप लोगों का रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, एवरीडे लाइव क्लासेस रहेंगी और हैंड रिटन नोट्स भी रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो एमसीक्यू भी रहेगा। एमसीक्यू यूनिट के क्रम में रहेगा, प्रति यूनिट में आपका जो एमसीक्यू होगा वो 100+ रहेगा। टॉपिक के साथ भी एमसीक्यू शामिल किए जाएंगे और 2004 से लेकर 2023 तक के जो पेपर हैं वो भी आप लोगों से सॉल्व करवाया जाएगा। आप सबको बता दूं, सिलेबस बड़ा है, इतने सारे टॉपिक हैं, ये सब हमें कवर करना है। तो कैसे कवर होगा मैं आपको बता दूं। दोपहर को मैं 1 बजे आप सबकी एक क्लास लेता हूं और एक क्लास 6:30 PM आप सबकी चलती है और एक क्लास आप लोगों की 8:30 PM चलती है। 3 क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ यूजीसी नेट और एमपी सेट सोशल वर्क के लिए। हालांकि 6:30 वाली जो क्लास है वो क्लास है एमपीपीएससी के स्टूडेंट के लिए। जिनका यूजीसी नेट क्रैक होगा वही बच्चे एमपीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। और एमपीपीएससी की भी मैं क्लास ले रहा हूँ सोशल वर्क, सोशोलॉजी और मानव शास्त्र में। तो आपको बता दूँ, जहाँ पे टॉपिक कॉमन आ रहा है यूजीसी नेट का और एमपीपीएससी का, वो मैं कवर करवा रहा हूँ 6:30 पर। ठीक है, 2 महीने का समय हमारे पास है और ज़्यादा सिलेबस है, ज़्यादा कंटेंट हमें पढ़ना है, इसलिए आप लोगों की 3 क्लासेस हैं। तीनों क्लासेस आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रतिदिन आप जब 3 घंटे पढ़ेंगे तो ये श्योर है कि आपका जेआरएफ या तो आपका नेट अवश्य निकलेगा, है ना। क्लास के दौरान पे ही आप लोगों को कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है। जितने भी फैक्ट मिलेंगे उन सभी फैक्ट को भी आप लोगों को नोट करना है। ध्यान रखिएगा, जून में जो परीक्षा होने वाली है, यहाँ फैक्ट की प्राथमिकता की बात करूँगा तो 40% आपको आएगा। एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्नों पर बात करूँ अगर मैं आप लोगों से, तो 60% कवर करेगा। मैंने एग्ज़ाम से पहले ही भी आप लोगों से बताया था कि मार्च में जो परीक्षा होने वाली है वो फैक्ट पर आधारित होगा, एप्लीकेशन बेस्ड कम होगा, और वही हुआ था जो मैंने आप लोगों से बताया था। जून में भी वही होगा जो अभी आप लोगों से मैं बता रहा हूँ। हर क्लास आप सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जो चीज़ें मैं नोट करवाऊँगा उसे आप लोगों को नोट करना होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। और ऑफ़र केवल आज तक है, 16 अप्रैल आज है, आज तक केवल ऑफ़र ये 3000 रुपये दी जा रही है। कल से अगर आप जून का ही एडमिशन लेंगे तो 2 किस्तों में दी जाएगी, यहाँ पर 5000 में। ठीक है, 5000 में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी जो यहाँ पर 3000 में अवेलेबल है। ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वायरीज़ है तो आप कमेंट कर लीजिएगा ग्रुप में, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। या तो फिर आप हमें यहाँ पे वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं।
आज वीडियो में मैं डेली क्लासेस लेता हूँ, आप लोगों को पता भी होगा। मैं वीडियो प्राइवेट करता हूँ, जो बच्चे पेड वाले हैं उन बच्चों को ये सारे क्लासेस या वीडियोस दी जाती हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, आज जो बच्चे पेड हैं उन्हीं के लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से, जो यूनिट नंबर 2 है, उनसे ये प्रश्न लिए गए हैं। तो हमारे सामने पहला प्रश्न कि समाज की संरचना पर प्रकाश डालने वाला निम्नलिखित में से कौन प्रथम विचारक था। ऑप्शन 4 है। पहला है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी इस्माइल दुर्खेम, ऑप्शन सी टालकाट पार्सन्स और ऑप्शन डी गिन्सबर्ग। जरा बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाना चाहिए। पहला सर। ऑप्शन पहला हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। जो समाज कार्य में जो सामाजिक संरचना का प्रकाश डालने वाला प्रथम विचारक रहा है वो हर्बर्ट स्पेंसर ही रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका जो जाने वाला है ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब जाएगा, है ना। और परिभाषा को सही तरीके से देने में असफल अगर कोई विद्वान रहा है सामाजिक संरचना में, तो वह नाम भी ध्यान रखिएगा, इस्माइल दुर्खिम रहा है। वह नाम याद रखेंगे आप सभी लोग, इस्माइल दुर्खिम का। सामाजिक संरचना में इसकी परिभाषा देने में असफल रहे हैं, उनका नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा इस्माइल दुर्खिम, ठीक है। ये भी प्रश्न हमारे सामने हो सकता है, पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किसके अनुसार सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक गठन के प्रमुख रूप अर्थात समूहों, संस्थाओं एवं समितियों के प्रकारों तथा इनके स्वरूपों जो इसका निर्माण करते हैं से हैं। देखिए ये प्रश्न जो अभी तक आपको दूसरा मिला है और जो पहला प्रश्न मिला है ये फैक्ट पर आधारित है और सामाजिक संरचना की परिभाषा से। तो वो बताइए कौन सा विद्वान है जिसने कहा कि समूह का गठन हो या संस्था हो, समिति हो, इस तरीके की जो प्रक्रिया का निर्माण हो रहा है, जो उसके स्वरूप का निर्माण हो रहा है, वह परिभाषा किस विद्वान ने कहा है। तो याद रखिएगा गिन्सबर्ग ने बोला है। क्या नाम आएगा, गिन्सबर्ग आएगा नाम, यहाँ पर ये ऑप्शन फिर करेक्ट हो जाएगा। नडेल बेसिकली स्थूल जनसंख्या की बात करेंगे, जब भी कोई नाम आएगा तो ध्यान रखिएगा इनके परिभाषा में एक शब्द लिखा रहेगा, वह नाम रहता है स्थूल जनसंख्या। कीवर्ड को ध्यान रखें, आप तुरंत समझ जाना उस प्रश्न का जो जवाब होने वाला है वह नडेल का ही नाम आने वाला है सामाजिक संरचना की परिभाषा में। टालकाट पार्सन्स की अगर परिभाषा के बारे में अगर हम लोग जिक्र करें, इनकी परिभाषा में बेसिकली सामाजिक संरचना तो यूज होता ही होता है, साथ ही साथ वो यूज करते हैं एक शब्द जहां बात करते हैं अंतः संबंध को। जब अंतः संबंध शब्द को रिलेट कर रहा हो, जहां स्थिति और भूमिका की विशेष व्यवस्था हो रही है, किसकी, स्थिति की और भूमिका की विशेष बात होती है, तब नाम याद रख लीजिएगा कि टालकाट पार्सन्स का आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और जब सामाजिक तत्वों का ताना बाना की बात होगी, किसके, सामाजिक तत्वों, जो समाज के तत्व हैं, एलिमेंट है, उसके ताना बाना की बात होगी, तब आप लोग नाम लगाएंगे किसका, बताइए जरा, मैनहिम का। हाँ नहीं, ये पिंकस मिनहम नहीं है, ये हाँ ये कार्ल्स मैनहिम है, इनका पूरा नाम है कार्ल्स मैनहिम नाम है, हाँ ठीक है। पिंकस मिनहम दूसरा विद्वान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सही से समझा होगा तो आप यहाँ पे कर जाओगे सवाल। तो बताइए जरा, निम्न में से किस विद्वान ने कहा है कि सामाजिक संरचना अंतः क्रियाशील तत्वों का ताना बाना है जिससे विचारों एवं पर्यवेक्षणों का ढंगों का विकास हुआ है। दुर्खिम, स्पेंसर, मैनहिम और कार्ल मार्क्स। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हाँ, मैनहिम का जो नाम आपने दिया है, कार्ल मैनहिम का नाम, यही ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, मेरी क्लास अगर आपने सही से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रारूप के बारे में बताया है, और वो प्रारूपों के बारे में आपको अभी बताता हूँ नाम, और वो भी मैंने आप लोगों को नोट करवाए हैं। तो बताइए जरा, 2 हैं कि 3 है कि 4 है कि 5 है? 4 प्रारूप है। कितने प्रारूप हैं? 4 प्रारूप है। क्या आप लोगों में से किसी बच्चों को पता है? नहीं पता? नहीं पता है तो मैं बता भी देता हूँ, बोल दिया करो आप लोग, है ना। सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान एक है। क्या नाम है इसका? सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, ये पहला है।
ध्यान रखते रहेंगे सभी लोग, पेपर में भी सवाल आता है ना। और एक है सार्वभौमिक, प्रदत्त। हाँ दूसरा क्या बन जाएगा, सार्वभौमिक प्रदत्त, हाँ प्रतिमान बन जाएगा। ये तो दो हैं, आपको पता है। अर्जित वाला क्या करते हैं हम लोग, एक्वायर करते हैं, प्रदत्त वाला क्या होता है वो स्वतः मिल जाता है। अर्जित प्रतिमान। हाँ, अब विशिष्ट अर्जित प्रतिमान एक होता है। अब जो विशिष्ट अर्जित प्रतिमान होता है, इसका मतलब क्या बनता है कि कोई स्पेसिफिक क्रियाविधि पर बात हो रही है, विशिष्टवाद के साथ बात कर रहा है, सही अनुकूलन की बात कर रहा है, सही प्रतिमान की बात कर रहा होता है, तो ये जिक्र आता है। यहीं दो शब्द आते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन भारतीय और चीनी समाज को इस श्रेणी के प्रतिमानों में माना गया, विशिष्ट अर्जित वाले में। तो पेपर में सवाल बन जाता है कि विशिष्ट अर्जित प्रतिमान का जो है टालकाट पार्सन्स पर विचार बताइए, सवाल आता है ऐसे। तो आप यहाँ पे कीवर्ड लिखिएगा, एक भारतीय व चीनी समाज को इस श्रेणी का प्रतिमान माना जाता है, इसी श्रेणी का प्रतिमान माना जाता है। ये तो पहला बात हुई। मैं आपको बता दूं, इसी प्रति जी फिर से बोल देता हूँ, प्राचीन भारतीय व चीनी समाज को इस श्रेणी के प्रतिमान माना जाता है। किसके अंतर्गत, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान के अंतर्गत। अच्छा, चौथे नंबर का पॉइंट समझ लीजिए। चौथा है आपका चौथे क्या बनाता है आपका, विशिष्ट प्रदत्त बनाता है। ये अर्जित हो गया तो ये चौथा क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रदत्त हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और नाम आता है, मैक्स वेबर का भी नाम आता है, मैक्स वेबर का नाम आता है। वेबर ने कन्फ्यूजियन चीनी बोला है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, कन्फ्यूशियन चीनी समाज संरचना को चित्र प्रस्तुत किया था। और ये जो चित्र प्रस्तुत किया है चीनी में, ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो मानी जाती है विशिष्ट अर्जित प्रतिमान के अंतर्गत मानी जाती है। प्रदत्त वाले में क्या होता है, प्रदत्त वाले में क्या होता है, यहाँ जो है अस्थाई समुदाय पर आधारित होता है, रक्त संबंध होता है। इसमें क्या होता है, रक्त संबंध होता है। ठीक है, क्या होता है, रक्त संबंध की प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर रहेगा, बताइए। जी सर। चलो बहुत बढ़िया, बोलते रहिएगा थोड़ा थोड़ा सा आप सभी लोग, ताकि पता चले कि आप लोग एक्टिव हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार और बता दीजिए। कौन सा सर, कौन सा, लास्ट वाला, विशिष्ट वाला, विशिष्ट प्रदत्त वाला। विशिष्ट वाला। विशिष्ट प्रदत्त वाला सर, इसमें ना रक्त संबंध और स्थानीय समुदाय पर आधारित होता है। ये आपको बता दूं कैसे। नैतिकता को जो सामाजिक संगठन के लिए आवश्यक माना जाता है, तो इसमें कहा जाता है कि प्रत्येक सदस्य के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी न किसी प्रकार के कार्य में अपने को लगाए रखे, व्यस्त रहे। तो वो व्यस्त रहने की प्रक्रिया बताएगी विशिष्ट प्रदत्त में। तो यहाँ पर व्यक्तिवादिता पर बल देता है, तो इसी वजह से पार्सन्स ने इस परिभाषा में अपना एक मत दिया। कहा कि स्पेन की जो सामाजिक संरचना है ना, स्पेन वाली, जो लोग अपने आप में हमेशा व्यस्त रहते हैं, स्पेन की जो सामाजिक संरचना है वो विशिष्ट प्रदत्त की है। और जो चीन की है, भारतीय चीन की जो समाज की श्रेणी में आया है, वो पार्सन्स की इसमें आता है, अर्जित वाले में। ठीक है, चलिए अब चला बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने 5वें नंबर का सवाल। निम्न में से किस विद्वान के अनुसार स्पेन की, देखिए यहाँ पे सवाल भी आ गया 5 नंबर पे, कि स्पेन की सामाजिक संरचना विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो स्पेन में किसने कहा है, वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, मैकडूगल ने, पार्सन्स ने। भाई देखो यही वेबर ने क्या बोला था, वेबर ने बोला है, एक बार, हाँ देखिए आप सही से सुन नहीं, बच्चा आवाज़ म्यूट हो जाइए, बच्चे की आवाज़, म्यूट हो जाइए। हाँ बच्चे की आवाज़ आ रही है पीछे से, म्यूट हो जाइए। मैंने अभी आपको बताया है, स्पेन वाली जब परिणाम आता है तो वो पार्सन का आता है। और ये जानते हैं आप लोग को विशिष्ट प्रदत्त का एग्जाम्पल मानता है वो, ठीक है, विशिष्ट प्रदत्त के अंतर्गत आता है, जहाँ स्पेन की बात होती है।
और मैंने एक दो बताए थे अर्जित वाले में, कहा था भारतीय और चीन समाज की जो श्रेणी मानता है प्रतिमान, वो आपका पार्सन्स का नाम आता है, वो भी आपका पार्सन्स का नाम आता है। और एक नाम आता है बेबर। तो कन्फ्यूशियन चीनी सामाजिक संरचना को चित्र के रूप में जो प्रस्तुत किया था वो मैक्स वेबर का नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब जो जाने वाला था ऑप्शन नंबर आपका डी जाने वाला था, और यही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 बताइए कि मैक्स वेबर ने कन्फ्यूशियन चीनी सामाजिक संरचना को जो चित्र प्रस्तुत किया है वह निम्न में से किस श्रेणी में आता है? क्या सार्वभौमिक अर्जित में, सार्वभौमिक प्रदत्त में, विशिष्ट अर्जित में या विशिष्ट प्रदत्त में? विशिष्ट अर्जित बताओ ना। जो चीनी सामाजिक संरचना है चित्र के माध्यम से जो प्रस्तुत किया था मैक्स वेबर ने, वो विशिष्ट अर्जित में था। विशिष्ट अर्जित में भारतीय और चीन सामाजिक श्रेणी का प्रतिमान भी उसी में है। प्रदत्त वाले में क्या था? पार्सन्स का नाम आता है, लेकिन वो स्पेन का नाम आता है। किसका आता है? स्पेन का आता है जी। सी ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा जी, सी ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। चलिए अगला सवाल बताइए जरा मुझे, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सामाजिक संस्था का मतलब बताइए, तात्पर्य क्या होता है इसका? सामाजिक संस्था का व्यक्ति के समूह या संगठन, सामाजिक संस्था का निर्धारण, नियमों की संरचना, अमूर्त व्यवस्था। बताइए जरा ऑप्शन क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, संस्था की परिभाषा। ऑप्शन बी, व्यक्ति के समूह या संगठन। ओके, सर बी। किसी फ़ोन करके बोलो, उधर बोलो कि सर क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करेंगे 1 घंटे बाद। हाँ, ऑप्शन आपने क्या बताया मुझे? बी। सर हाँ, तो यहाँ अगर 7 का जो सही जवाब जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी नहीं जाएगा और ना ही डी जाएगा। सामाजिक संस्था का जो मतलब होता है वो व्यक्ति के समूह या संगठन से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जाएगा। 7 वाले का सही ऑप्शन क्या जाएगा? पहला जाएगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन सही जाएगा ये। सामाजिक जो संस्था है, बेसिकली संस्था और समिति का एक ही अर्थ लगाया जाता है, लेकिन दोनों के कुछ थोड़े बहुत अंतर देखने को मिलते हैं। लेकिन जब भी हम संस्था कार्यप्रणाली के रूप में लेते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति, समिति, संगठन अपने सदस्यों की पूर्ति करता है, तो ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ऐसी कंडीशन पे कार्यप्रणाली और नियमों की व्यवस्था होने के कारण संस्थाएं अमूर्त हो जाती हैं फिर, और यही आपका पार्ट माना जाता है व्यक्ति और समूह या संगठन, इन्हीं तीनों को माना जाता है संस्था। ठीक है, अमूर्त व्यवस्था नहीं होगा, नियमों की संरचना भी नहीं होगा। तात्पर्य पूछा था, मीनिंग पूछा था, अर्थ पूछा था, तो वह सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किस विद्वान के अनुसार एक संस्था अनेक जनरीतियाँ, देखिए जनरीति शब्द आया है। अब समनर का नाम मैं बताता हूँ फोकवेज करके, और वो किताब 1906 का बताता हूँ, लेकिन नाम ही नहीं उसका इस ऑप्शन में। ठीक है, तो अगर हम बात करें आप लोगों से, तो यहाँ पे रूढ़ियों का ऐसा संगठन होता है जो अनेक समाज कार्य करता है। पहला ऑप्शन है आपका बोगार्ट्स, दूसरा ऑप्शन है गिलीन, तीसरा ऑप्शन है ऑगबर्न, चौथा ऑप्शन है ग्रीन। तो आप बताएं जरा इसका सही जवाब क्या जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? बताएं एक बार, बताएं। बोगार्ट्स, क्या बात है, यहाँ बोगार्ट्स का नाम आ रहा है भी, हाँ, ऑगबर्न का नाम आ रहा है। ओके, सही जवाब इसका जो जाने वाला है वो ग्रीन होगा। कौन होगा? ग्रीन होगा। जनरीतियों के बारे में अगर कोई व्यक्ति बताने के प्रयास किया जा रहा है तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। बोगार्ट्स के बारे में भी बता देता हूँ, कई बच्चे बोगार्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, कीवर्ड्स नोट करिएगा अपनी कॉपी पर, ताकि आगामी परीक्षा में अगर संस्था की कोई परिभाषा पूछा जाए तो आप आसानी से उसको पकड़ सकें। पहली बात तो ये कि बोगार्ट्स जब सामाजिक दूरी की बात करता है तो आप लोगों को मैंने कई बार बताया है, तुरंत नाम लगा के चले आते हैं, जो कि पेपर में कई बार पूछा जा चुका है बोगार्ट्स का नाम। दूसरी बात आप लोग ध्यान रखते हैं कि जब कभी हम की भावना की बात होती है, महसूस की जाने वाली संगठन या ऐसी भावनाओं की बात होती है या वी फीलिंग की बात होती है, परिभाषा में कम्युनिटी का नाम आता है, तब आप लोग नाम लगा के बोगार्ट्स का चले आते हैं। ये दूसरी पॉइंट मैंने आपको बता चुका हूँ।
तीसरी पॉइंट आप यहाँ पर आप सभी लोग नोट कर लीजिए कि बोगार्ट ने सामाजिक संस्था में जानते हैं क्या बताया था? उसने कहा था कि व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक संगठन बनाना चाहिए। तो व्यक्ति लिखिएगा और व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति लिख लीजिएगा, या उसकी पूर्ति, किसकी पूर्ति? व्यक्ति की पूर्ति। और व्यक्ति की पूर्ति के लिए जो संगठन बनाए गए हैं ना, वो संगठन का नाम है संस्था। व्यक्ति की पूर्ति करने के लिए जो संगठन बनाए गए हैं वो क्या है? संस्था। ये एक बात कहता है बोगार्ट। दूसरी बात अगर हम करें ग्लीन के बारे में, ग्लीन और ग्लीन की परिभाषा भी समाजकारी में फेमस है, पूछा जाता है। तो ये महान भाव ने जब आपको सामने मिले विचार, कॉमा, जब आपको मिले मनोवृत्ति, कॉमा, जब आपको मिले सांस्कृतिक उपकरण, ये जब तीन शब्द मिले, या एक प्रकार से इनको क्रिया कहा जाता है, इन तीनों शब्दों को क्या बोला जाता है? क्रिया बोली जाती है। ये शब्द जब कॉमा वाला दिखे आपको, ठीक है, कॉमा वाला, और वहाँ पे लिखा रहे, अच्छा ये कॉमा का मतलब जब दिखेगा ये, लेकिन बात प्रश्न खुद कहेगा कि मैं सामाजिक संस्था की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रतिमान है और ये प्रतिमान आते हैं। तो ये जब नाम दिखें तो आप ग्लीन और ग्लीन का नाम लगा के चले आइएगा। बात करते हैं फिर ऑकबर्न और निमकाफ के बारे में। ऑकबर्न ने क्या बोला? ऑकबर्न ने कहा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठन बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे व्यक्ति शब्द यूज हुआ था, मानव शब्द यूज नहीं हुआ है। व्यक्ति शब्द यूज होगा तो बोगार्ट का नाम आएगा, लेकिन जब मैं यहीं पर बगल में मानवीय शब्द यूज कर लूँ, मानवीय शब्द की, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए क्या किया जा रहा है? संगठित किया जा रहा है प्रणाली, या संगठन बनाया जा रहा है। बस केवल एक ही शब्द, ये व्यक्ति यूज करता है, ये मानव यूज करता है। बस कीवर्ड में देखो, मैं कीवर्ड बता रहा हूँ, सीधा सीधा जवाब लगा के चले आइएगा, ठीक है। तो और ग्रीन की परिभाषा तो पता हो चुकी है भाई, कि जनरीति शब्द आता है और साथ में रूढ़ी शब्द आता है। केवल जनरीति शब्द आता है तो समनर का नाम आता है, समनर का नाम आता है। और जनरीति और रूढ़ी शब्द आता है और उससे संगठन बन रहा होता है, तो वो किसकी परिभाषा बनती है? ग्रीन की बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है ना? बताइए, बोला करिए आप लोग भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 वाला, सामाजिक समूह का तात्पर्य इकाई में से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है किसी समूह की इकाइयों की संख्या, दूसरा ऑप्शन सामाजिक अंतःकरण की प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन समूह का आदर्श रूप होना, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होना चाहिए? क्या आप यहाँ पे सामाजिक समूह का तात्पर्य, यानी जिन लोगों ने मेरी ये क्लास पढ़ी होगी सामाजिक समूह वाली, जी सर। उनको पता होगा। सामाजिक समूह में आपने अंतःक्रिया या अंतःकरण को आप लोगों ने जोड़ दिया है सामाजिक समूह का तात्पर्य बताने के लिए। परंतु मैं आप लोगों से कहूँ कि सामाजिक समूह में जो मीनिंग होता है वो किसी समूह की इकाई की संख्या की बात करता है ना। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। यह कभी भी अकेला नहीं रह सकता है। इसका दैनिक जीवन अधिकतर समूह में भाग लेकर ही व्यतीत होता है। वह परिवार के सहभागी सदस्यों के रूप में अपनी दिनचर्या प्रारंभ करता है और वह दिन में काम करने घर से बाहर जाता है और शाम को इकट्ठे होकर वो भोजन करने के लिए लौटकर घर आ जाता है। तो भोजन पर बैठे घर की जो सभी सदस्य हैं वो दिन भर के अपने अनुभवों को क्या करते हैं? वर्णन करना शुरू कर देते हैं। मैं एक सामाजिक समूह की बात बता रहा हूँ कि इस तरीके की प्रक्रिया संचालित होती है। तो मूल अर्थों में अगर मैं कहूँ तो किसी वस्तु की इकाई की संख्या है जो एक दूसरे के निकट या समीप में स्थित है ना, एक निकट या उसके समीप में स्थित है। जैसे मैं अगर कहूँ कि हम किसी गली के घरों के, या मैं वनों में वृक्षों की, बस स्टैंड में बसों की समूह, ये सब समूह ही तो हैं। ये क्या है? ये सब समूह ही तो हैं। यह प्रक्रिया क्या बनाती है? वो किसी समूह की इकाई की संख्या को बताती है। वही सामाजिक समूह होता है, वही सामाजिक समूह होता है। ठीक है, इन बात को आप ध्यान रखेंगे खासकर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाजीकरण बताया कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषता, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है? स्टीवर्ट, गिलियन, ग्रीन और ऑकबर्न। परिभाषा देखो,
यहाँ क्वेश्चन नंबर अगर मैंने 10 की बात किया है आप लोगों से, तो ये परिभाषा जो बनने वाली है वो ग्रीन की बनने वाली है। किसकी बनने वाली है? ग्रीन की। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं कीवर्ड्स फिर बताऊंगा इस परिभाषा में, ताकि सामाजिकरण की परिभाषा भी आसानी से आप याद हो कर ले। जब बात मैं करता हूँ स्टीवर्ट के बारे में, किसके बारे में? स्टीवर्ट के बारे में बात करता हूँ, तो इन्होंने कहा है, स्टीवर्ट और गिलिन दोनों एक ही साथ बोले हैं, इन दोनों का नाम एक ही साथ आता है। तो इन्होंने कहा है कि सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है जहाँ पर विश्वास होता है। संस्कृति में क्या होता है? विश्वास होता है, अभिवृत्ति होती है। क्या होती है? अभिवृत्ति होती है। मूल्य और प्रथा का ग्रहण किया जाता है। किसका किसका? मूल्य और प्रथा का ग्रहण किया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए एक बार। उसी को हम लोग सामाजिकरण कहते हैं। जब बात आगमन की आती है, किसकी बात आती है? आगमन की बात आती है। तो आगमन ने भी अपनी परिभाषा सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने योग्य बताते हैं। सामाजिक भूमिका को क्या करने योग्य? निर्वहन करने योग्य बताते हैं। ये शब्द ग्रीन की बन जाती, आगमन की बन जाती है। जब बात करते हैं ग्रीन के बारे में, तो ग्रीन ने बताया है साफ शब्दों में कि सामाजिकरण वो प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा बच्चा जिस सांस्कृतिक विशेषता, आत्मापन और व्यक्तित्व का विकास से संबंधित हो या व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सामाजिकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई तक दिक्कत बताइए। नो सर। चलो, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सर एक डाउट था। हाँ पूछिए डाउट। सर जैसे गिलिन ने बोला गया कि जैसे आपने बताया था कि संस्कृति और उपकरण है, उनके बीच में अगर कॉमा रहता, गिलिन और ज्ञान का रहेगा उसका। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ फिर से अपने बातों को फिर से बताइए। सर आपने जैसे गिलिन की जो परिभाषा है, हाँ। उसमें बोला गया कि विचार कॉमा संस्कृति और फिर उसके बाद की कॉमा, तो इसका आंसर सिर्फ बी जैसे मुझे लग रहा था। आप बोल रहे थे नहीं, आवाज़ थोड़ी तेज़ बोलिए सर, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रहा है। मैंने ग्लीन में कहा अभी आपको जो क्या बोलिए इसमें बच्चे? सर बता रहे हैं कि जैसे विचार, मनोवृत्ति और जो सांस्कृतिक उपकरण है वो क्रिया के साथ हो, हाँ और ये शब्द आ जाए तो वो गिलिन और गिलिन का है। हाँ। लेकिन अभी आपने जो बताया है स्टीवर्ट और गिलिन का, उसमें आपने विश्वास, अभिवृत्ति और मूल्य और प्रथा का ग्रहण बताया हाँ। है, तो इसमें एक डिफरेंस पूछ रहे हैं सर। तो नहीं, डिफरेंस तो बहुत है इसमें। देखिए, इसमें अगर हम बात करें ग्रीन की जो परिभाषा है, देखिए इसमें ग्रीन की परिभाषा पूछ रहे हैं ना आप, तो ग्रीन की परिभाषा देखिए क्या बताता है? बच्चा सांस्कृतिक विशेषता का। और ग्लीन की बात करें तो विश्वास, अभिवृत्ति, मूल्य, प्रथा है ये। स्टीवर्ट, यहाँ पे स्टीवर्ट और ग्लीन की परिभाषा आ रही है, ये दोनों एक साथ में आते हैं, है ना, दोनों एक साथ में आते हैं। और वहाँ ग्लीन और ग्लीन केवल आता है, ग्लीन और ग्लीन केवल आता है, लेकिन वहाँ सांस्कृतिक उपकरण के प्रतिमान है वो। और वो खुद प्रश्न में लिखेगा कि सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रतिमान बताइए। तो ये सामाजिक संस्था के सांस्कृतिक प्रतिमान होते हैं। निकालो ना उसको बाहर, देखो कहाँ पे है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर बन जाता है। इसको हम कहते हैं कि जिनमें ये क्रियाएं शामिल होती हैं। लेकिन जब बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ सामाजिकरण में, तो सामाजिकरण में अलग होता है वो। हाँ ठीक है, स्पष्टीकरण बताइए एक बार जरा। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 11 नंबर का। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सामाजिकरण के सीखने का वह प्रतिमान है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने योग्य बनाती है? अब जरा बताइए। सर ये तो आपने ओपन बताया। सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं को करने के योग्य बनाती है। तो मैंने अभी अभी आपको आगमन वाली जो बात आपसे बता रहा था, यहाँ देखिए आगमन वाला, निर्वाहन वाली प्रक्रिया में, है ना, एकदम वैसे ही क्वेश्चंस है। तो ये जो निर्वाहन वाली प्रक्रिया है, जहाँ पे सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने योग्य बनाने वाली प्रक्रिया है,
यह प्रक्रिया आपकी जॉनसन की कहलाती है और आगबंड की कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन दोनों का जवाब दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे एक साथ, याद रखेंगे। उनमें उनमें अंतर है, वो थोड़ा सा उपकरणों की बात करते हैं, ये उपकरणों की बात नहीं करते हैं, बस इतना सा अंतर है, बाकी सिमिलर बातें हैं दोनों की दोनों सिमिलर बातें हैं। ठीक है, वो उपकरण यूज करते हैं, जॉनसन सामाजिक भूमिकाओं का यूज करते हैं, बस। ठीक है, बाकी ग्रीन की परिभाषा भी पता चल गई और ग्लीन और स्टीवर्ट्स का भी पता चल गया। आगे बात करते हैं, ब्रूम और सेल्जनिक ने सामाजिकरण के निम्न में से कितने उद्देश्य बताए थे, उनका उल्लेख कीजिए। सेल्जनिक विद्वान हैं, सामाजिकरण के कितने उद्देश्य बताए थे, बताइए एक बार। 4 बताए थे। कितने बताए थे? 4। कितने बताए थे, किसने बताए थे, ध्यान रखिएगा, ब्लूम और सेल्जनिक ने। अब ये जो 4 सिद्धांत हैं, सॉरी 4 जो उद्देश्य हैं, उनका नाम भी आप नोट कर लीजिए। पहले तो आप लिखिए नियमबद्धता का विकास करना। सामाजिकरण में क्या होता है? नियमबद्धता होती है, पहली बात। आकांक्षाएं होती हैं, क्या होती हैं? आकांक्षाएं होती हैं, या आकांक्षाओं की पूर्ति कह सकते हो आप। तीसरी बात, सामाजिक भूमिका को निभाने की सीख बताता है। सामाजिक भूमिका को निभाने की सीख बताता है, यानी म्यूट हो जाइए एक बार, भूमिकाओं को। सर, जी हेलो सर। हाँ, सर, कई बार इतनी आवाज होती है कि रिपीट वीडियो देखने पर भी बात नहीं समझ में आती। बहुत से लोग माइक बहुत खोल के रखते हैं और पीछे की भी आवाज बैकग्राउंड आती रहती है। रिपीट वीडियो में भी बात नहीं समझ आती। भाई ऐसा मत क्या करो प्लीज़, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो? सभी की दिक्कत होती है ना, सारे बच्चों की दिक्कत होती है। म्यूट रहा करें, मैंने कई बार बता रखा हूँ आप लोगों को कि जब भी कोई बात अगर आपको कहना हो तब आप अनम्यूट हुआ करें, है ना। देखिए, एक तो नियमबद्धता है, दूसरा आकांक्षाओं की पूर्ति है, तीसरा भूमिकाओं को निभाने की सीख है, और चौथा आपका आ जाएगा क्षमता का विकास। क्षमता का विकास, ये है उद्देश्य किसका? ब्रूम और सेल्जनिक का। बस ध्यान रखेंगे, ये 4 हैं इसके। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो बढ़िया है, अगर आप लोग अच्छे से कर ले रहे हो फिर तो ठीक है। निकाला नहीं तुमने उसको? निकालेगा तब निकलेगा। चलो अच्छा ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में कि ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक का लेखक कौन लिखा, बताइए। कूले का है, मीड का है, फ्रायड का है, मैक्स वेबर का है? क्या बात कर रहे हो? 1902 में। देख लीजिए, बढ़िया से पढ़ाई करो, ध्यान से सुनो। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर की बात करते हैं, ये कूले का 1902 है। 1909 में जो उन्होंने किताब लिखी थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन लिखा था, ठीक है, सामाजिक संगठन। और यहाँ पे ह्यूमन नेचर की बात करें तो ये किताब 1902 में आई थी। बेसिकली ये सिद्धांत को रिप्रेजेंट कर रही थी, जहाँ पे लुकिंग ऑफ ग्लास का नाम तो सुना ही होगा, है ना, उसमें ये चीज़ें हमें देखने को मिली है इस किताब में। 1902 करेक्ट कर लीजिए आप सभी लोग। नोट कर रहे हैं? मैंने कहा है आप लोग नोट किया करें, है ना, जब नोट करेंगे तभी मज़ा आएगा। नोट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, हो गया। अब ध्यान से सुनिए। और 1909 में कौन सी है तुम? ऑर्गेनाइजेशन की है, डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी उन्हीं की है क्या? हाँ, कूले की तो है, जिसमें प्राथमिक समूह के बारे में जिक्र किया था मैंने कल, भूल गए? अब देखिए, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें आप लोगों से तो नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। निम्न में से किस विद्वान का मानना है कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, जिसमें दिमाग और स्वयं होता है? जरा बताइएगा कि किस विद्वान ने ये मानता है कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है और जिसमें दिमाग और स्वतः या स्वयं होता है?
फ्रायड बता रहे हैं आप। जी सर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर आप जो देना चाह रहे हैं वो फ्रायड बता रहे हैं। यस, और जो कि वो गलत जवाब होगा। जब व्यक्ति ही समाज का निर्माता है जिसमें दिमाग और स्व होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, जॉर्ज मीड का नाम जाएगा। किसका नाम जाएगा? जॉर्ज मीड का नाम आएगा, और यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। माइंड एंड सेल्फ सोसाइटी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, देखो पहली बात तो यहाँ आपको मैं बता दूं एक एक बात। सिगमंड फ्रायड के बारे में नोट करना है, 2-3 चीज़ें नोट करवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ अनुराधा ड्रीम्स। जी आप अनम्यूट हो जाइए, अनुराधा जी। हाँ म्यूट हो जाइए। सपनों की व्याख्या कर लीजिए इंग्लिश हिंदी में, और इंग्लिश में लिखिए द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। अब ड्रीम जब भी कभी आप स्वप्न वगैरह शब्द आ जाए ना, आंख बंद करके लगा के चले आइएगा, सिगमंड फ्रायड का नाम सही हो जाएगा आपका। सिगमंड फ्रायड का नाम, बहुत फेमस किताब रही है ये, पेपर में कई बार हमसे पूछा भी जा चुका है इसके क्वेश्चनों को, इसके किताबों को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे ज़रा एक बार। सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। ओके, मैं फ्रायड की किताब को मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, अच्छा देख लीजिए आप लोग, लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ओके, चलिए नोट करिए जरा। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स या ड्रीम। ठीक है, ये किताब सिगमंड फ्रायड का इम्पॉर्टेंट है, हम सब के लिए पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। 1899 में। ठीक है, द ईगो दूसरा किताब इम्पॉर्टेंट, हालांकि तो बहुत ही आसान है, आप कर जाओगे। द ईगो एंड द इड, ये किताब 1923 है, ये ध्यान रखिएगा। सिगमंड फ्रायड का वर्ष इस किताब में पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता हो चुका होगा कि सिगमंड फ्रायड का है। इतने दिन से मैं आप लोगों को नाम बता रहा हूँ, और घर में अगर बच्चा होगा, अगर डेली सुनता होगा आप लोगों का, तो उसे पता हो गया होगा, है ना। तो इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे, ये किताब से केवल आप लोगों से वर्ष पूछा जाएगा जब भी कभी पूछा जाएगा तो। ठीक है, जब भी कभी पूछा जाएगा तो। इनकी एक और किताब ग्रुप साइकोलॉजी कर लीजिएगा, एक किताब और, द ग्रुप, ठीक है, द ग्रुप साइकोलॉजी कर लीजिएगा, और ये किताब 1921 करिएगा। और ये सारी किताबें जो हैं ध्यान रखेंगे सिगमंड फ्रायड की हैं। किसकी है? सिगमंड फ्रायड की हैं ये सारी किताबें। इनकी बेटी एक थी, उनका नाम था अन्ना फ्रायड, इनकी बेटी का नाम अन्ना फ्रायड था। सन 1940 में एक किताब दिया और बहुत फेमस रही सोशल वर्क में, इसको कहा गया ईगो साइकोलॉजी। क्या बोला गया था? ईगो साइकोलॉजी। और ये किताब काफ़ी रही फेमस और एग्ज़ाम में आता भी है, तो ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सन 1940 की बात बता रहा हूँ मैं, उनकी किताब। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे समझ गए होंगे इनके बारे में। जी सर। अब हमारे सामने एक और आता है माइंड, लिखिएगा ज़रा, इम्पोर्टेंट किताब है। और ये सवाल दिए ऑप्शन में देख रहे हैं आप लोग, जॉर्ज मीड का नाम देख रहे हैं ना, मीड का नाम, इसका नाम नोट करिएगा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। मैं यहाँ पर भी बताता रहूँगा ताकि आप लोग करते रहिए, पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, ताकि पेपर में आसानी से आप लोग क्वेश्चन को टैकल कर सकें। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, इनकी किताब बहुत फेमस, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार मैं दे रहा हूँ। 2023 जून, जो 23 या 22 जून तक जो पेपर होने वाला है, ये श्योर उस परीक्षा में पूछा जाएगा। और किताब का नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। ध्यान रखिएगा, ये पेपर में इस बार नहीं आया है, अगली बार नेक्स्ट टाइम में ये ज़रूर आप लोगों से आने वाला है। ठीक है, और सन
34 लगा दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट किताब है ये इनकी। तो ज़रा एक बार बताइए, ये कंफर्म हुआ ये किताब? जी सर। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को। इनके संबंध में अगर हम लोग बात करें तो यही एक किताब रही जो समाजीकरण के सिद्धांत में जाना गया। हालांकि इन्होंने व्यक्ति में आत्मचेतना के विकास के रूप में इन्होंने एक आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे शब्दों का प्रयोग किया है। इस सिद्धांत को आई और मुझे का सिद्धांत भी कहते हैं। तो कभी कभी आई और मी थ्योरी किसने दिया है, तब नाम आप क्या लगाएंगे, यही नाम आएगा जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक है, क्या लगाएंगे, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति समाज का निर्माता तो है, जिसमें दिमाग और स्व शब्द आता है, स्व का मतलब सेल्फ, यहाँ पर जो शब्द यूज़ हुआ है सेल्फ वाला, तो सेल्फ यानी आत्म शब्द जब कभी आए या शब्द किसने दिया, तो ध्यान रखिएगा, तीसरा आपके सामने फैक्ट में बताया हूँ, आत्म शब्द सेल्फ, तो याद रखेंगे आप सभी लोग नाम जॉर्ज हर्बर्ट मीड। क्लियर हो रहा है सभी को ना? बताते रहिएगा। जी सर। अब देखिए, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे सामने एक और विद्वान आता है, और वह विद्वान है मैक्स वेबर। क्या नाम आता है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर एक ऐसा विद्वान है जो फेमस पर्सन है, और इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई है तो वह एक सिद्धांत है मैक्स वेबर का, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। तो अगर आपसे पूछा जाए मैक्स वेबर के बारे में तो सबसे पहले आप लिखिएगा सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, मैक्स वेबर ने दिया है। नौकरशाही का सिद्धांत किसने दिया है, जरा एक बार बताएं। मैक्स वेबर। नौकरशाही का सिद्धांत भी आपको ध्यान रखना होगा, मैक्स वेबर का ही आता है। जब रिलेट कराता है मैक्स वेबर के धर्मों के सिद्धांत को, किसको, धर्म के सिद्धांत को, तो मैक्स वेबर द्वारा जो धार्मिक सिद्धांत हैं, ठीक है, कौन से सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द आता है हमारे सामने। तो उस समय वह एक शब्द आता है प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक धर्म। तो ध्यान रखेंगे यह शब्द अगर आए तो सीधा सीधा आप लगाइएगा किसका नाम, ये नाम मैक्स वेबर का आएगा। किसका नाम आएगा, मैक्स वेबर का नाम आएगा, ध्यान रखेंगे खासकर आप लोग। ठीक है, धर्म का समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, धर्म का समाजशास्त्र जनक किसे कहा जाता है। अगर पेपर में ये सवाल आए तो सीधा सीधा सा जवाब दीजिएगा, मैक्स वेबर का नाम आता है। किसका नाम आता है, मैक्स वेबर का नाम आता है। याद रहेगा आप सभी लोगों को ना ये सारी चीज़ें, जितने मैं फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ इस समय, भूलना नहीं है। अगर भूल जाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी हम सब के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट शब्दों पर हम लोग बात करते हैं। हमारे सामने एक और शब्द आ रहा था, ठीक है, और वह शब्द ये था ऑप्शन में, चार्ल्स कूले, CH कूले। क्या नाम आता है, CH कूले, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं। इनके बारे में बता दूं थोड़ा सा, बताओ। चलो, अगर इनके बारे में जानना है तो इनके बारे में भी जान लो। इनको कहा जाता है चार्ल्स कूले। चार्ल्स कूले के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट किताब ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ये किताब 1902 में आई। दूसरा वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में, जिसमें प्राथमिक समूह के बारे में बताया गया था। किसके बारे में बताया गया था, प्राथमिक समूह के बारे में बताया गया था, चार्ल्स कूले के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट एक और लिख लीजिए, द थ्योरी ऑफ
ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट भी आप कह सकते हो, ट्रांसपोर्ट भी आप बोल सकते हो, परिवहन का सिद्धांत। और ये सिद्धांत है 1894 में आया था चार्ल्स कूले के बारे में, चार्ल्स हर्टन कूले, चार्ल्स हर्टन कूले। सर इसको फिर से बोलिए, द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट स्पष्ट हो गया ना? 1894 है सर। हाँ 1894, 1894। सोशल प्रोसेस एक लास्ट कर लीजिए बस, सोशल प्रोसेस 1918 बस। अब दो के बारे में तो आपको पता ही था पहले, तो दो मैंने और बता दिए, और इन्हीं दो में से, इन्हीं चार में से पेपर में सोशल वर्क में आता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ऊपर के दो हैं, बाकी अगर पूछ लिया जाए तो ये भी आ सकते हैं। तो 1894, 1918 बस दो ही तो इम्पोर्टेंट, और बाकी कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल अब लेते हैं। क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 14 बता दीजिए एक बार। जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में कि निम्न में से किस विद्वान ने समाजीकरण को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है? मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है। देखो फ्राइड का नाम आ रहा है मानसिक क्रियाओं के आधार पे, और यहाँ पे मानसिक क्रियाओं के आधार पे सिगमंड फ्राइड ने ही समझाया है। मानसिक क्रियाओं के आधार पर मतलब ये मानते थे कि मानव व्यवहार का जो तार्किक पक्ष है ना, उसी प्रकार है जिस प्रकार हिमखंड का अधिकांश भाग, आप किताबों वगैरह में देखते होंगे, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी कुछ इस तरीके से बनाई जाती है, एक बर्फ इस तरीके से होता है ना। तो इसमें इन्होंने कहा है कि हिमखंड का जो अधिकांश भाग है वो पानी में रहता है, और इसने कहा कि ये तार्किक पक्ष है। जिस प्रकार अगर हम उसी प्रकार मानव व्यवहार का अधिकांश भाग भी क्या होता है? अनदेखा होता है। उसी प्रकार मानव का अधिकांश भाग क्या होता है? अनदेखा होता है। अनदेखा मतलब अचेतन शक्तियों में रहता है, अचेतन शक्तियों में संचालित होता है। तो फ्राइड ने वहीं पर स्वयं को, किसको? स्वयं को, जिस तरीके से मीड ने स्वयं दिया था, स्वयं आत्म सिद्धांत वाला शब्द, उसी तरीके से स्वयं को ईद, ईगो, सुपर ईगो करके इन्होंने स्वयं को 3 भागों में बांट दिया। हालांकि ये आपको पता होना चाहिए, ये तो बेसिकली व्यक्तित्व का गत्यात्मक सिद्धांत है, एक प्रकार से 3 शब्द हैं या अंग है उनके। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए एक बार। निम्न में से किस विद्वान के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके पास समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है? पेज है, मैकाइबर है, रॉस है, अकबर्न है। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। एम.जी. रॉस का नाम आपने बता रहे हैं, रॉस का नाम। बात यह है कि सामाजिक नियंत्रण से प्रश्न हमारे सामने है। अब सामाजिक नियंत्रण के प्रश्न में जब हमसे बात किया गया तो वो परिभाषा को लेकर बात किया गया। तो यहाँ पे जो रॉस महोदय हैं, यही सही जवाब जाया है आप लोगों का, और ये करेक्ट भी रहेगा। तो यहाँ अगर मैं जिक्र करूँ आप लोगों से तो ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन्होंने सभी शक्तियों से बताया है जिनके पास समुदाय व्यक्ति के अपने अनुरूप बनाता है। ये करेक्ट रहेगा, रॉस का नाम। अकबर्न की बात अगर हम लोग करते हैं तो अकबर्न महोदय कहते हैं दबाव का वह प्रतिमान है जिसे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियम को स्थापित करने के लिए बात करते हैं। तो नियम को स्थापित करने की भूमिका किसमें? सामाजिक नियंत्रण में अकबर्न का आता है। और अगर हम बात करते हैं मैकाइबर के बारे में, मैकाइबर पेज, तो सामाजिक नियंत्रण का अकबर्न का फिर से बताइए। अकबर्न सर दबाव का प्रतिमान माना है, दबाव का प्रतिमान माना है। हालांकि दबाव का सिद्धांत अलग है ना, उसके बारे में मैं बात करूंगा। मैंने आज पीडीएफ बना दिया है उस सिद्धांत के बारे में। व्यक्तिक सिद्धांत, व्यक्तिक समाज कार्य के अंतर्गत वो आएगा दबाव, जब हम बात करेंगे टेक्निक, व्यक्तिगत समाज कार्य की टेक्निक। तो अगली क्लास आप सबकी जब भी होने वाली है टेक्निक पर होगी और उपागम पर होगी। तो याद रखिएगा ये दबाव के प्रतिमान की बात करता है अकबर्न। मैं वहाँ पे पूछूंगा, आप लोग जरूर मुझे बताइएगा दबाव का प्रतिमान का परिभाषा किसने दिया है, तो आप लोग बताइएगा जरूर, सामाजिक नियंत्रण में अकबर्न का नाम।
फिर अगर हम बात करते हैं मैकाइबर एंड पेज के बारे में, तो इन्होंने कहा है सामाजिक नियंत्रण का अर्थ जो है संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एकता से है। तो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एकता, मैकाइबर एंड पेज, बस ठीक है। आकबंड की किताब भी है सोशल चेंज, कब आई थी? 1922 में ना, 1922, हाँ है ना। अकबर, कौन सी बुक सर? सोशल चेंज, सोशल चेंज। तो विलियम फील्डिंग जो है, विलियम फील्डिंग अकबर इनका पूरा नाम है। और इनके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो अकबर में आएगा सर सोशल चेंज में? हाँ बिल्कुल, सोशल चेंज में, सोशल चेंज में। चलिए एक बार आप सभी लोग नोट करिए, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्योंकि इनका इम्पोर्टेंट शब्द आते हैं, है ना। अकबर, ठीक है। ओके सर। विलियम फील्डिंग अकबर। सबसे इम्पोर्टेंट किताब इनकी एक यह है, टेक्नोलॉजी एंड द चेंजिंग फैमिली, चेंजिंग फैमिली 1955 में। सोशल चेंज 1922 में। एडिशन 1931 भी है, एडिशन 1931 भी है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, द सोशल साइंस, द सोशल साइंस एंड देयर interrelation 1927, 1927। क्लियर रहेगा ना? जी सर। बस अकबर के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर जी, थर्ड वाली बता दीजिए। थर्ड देखिए, थर्ड साइंस एंड देयर इंटर, सोशल साइंस एंड देयर इंटर रिलेशन 1927, 1927। सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक अकबर, किसका नाम आता है? अकबर। करेक्ट, ठीक है भाई, क्लियर है? बताओ, अकबर नहीं नाम लगाओगे ना कि कोई और नाम लगाओगे? हाँ। अब इसमें देखिए एक विद्वान का नाम आ रहा है डेविस। ये भी नाम आपने बहुत सुना होगा, बड़ा इम्पोर्टेंट नाम है ये। अगर सोशल वर्क में अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो मैं इनके बारे में बता देना चाहता हूँ जी। किंग्सले डेविस, किंग्सले डेविस। पहली बात तो ये कि द्वितीयक समूह में अगर किसी की भूमिका मुख्य मानी जाती है तो किसकी मानी जाती है? किंग्सले डेविस की। ह्यूमन सोसाइटी करके किताब अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से, ह्यूमन सोसाइटी करके, तो क्या नाम देना चाहोगे आप? किंग्सले डेविस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट सोशल वर्क में पूछा गया है, सोशल वर्क पेपर में ये सवाल पूछा गया है। एक किताब और इनकी इंपॉर्टेंट है, सम प्रिंसिपल, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, सम प्रिंसिपल्स
ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, और ये किताब थी 1993 में, 1993 में, है ना, 1993 में। एक किताब आई और है इनकी, स्ट्रक्चर, नोट कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ किंगशिप, 1980, 1980 में। क्लियर हो गया? बताइए एक बार। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस विद्वान के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय है कि केवल उन परिवर्तनों से जो सामाजिक संगठन में होते हैं, अर्थात समाज की संरचना और समाज के कार्यों में। क्वेश्चन नंबर 18, अकबर डेविस का नाम यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य है यहाँ पे केवल उन परिवर्तन से जो सामाजिक संगठन में होते तो हैं, अर्थात समाज की संरचना और समाज के कार्यों से, समाज की संरचना और समाज के कार्यों में। कर लो सही, हो गया सही। समाज की संरचना और समाज के कार्य, ठीक है। और ये बात किंग्सले डेविस का आता है, किंग्सले डेविस का। अच्छा, एक चीज़ और सभी लोग ध्यान रखेंगे, आप सब की जो क्लास चलती है, एक क्लास 1 PM चलती है और एक क्लास आपको मालूम है 6:30 PM चलती है आपकी, और एक क्लास जो चलती है 8:30 PM चलती है, ठीक है। 1 PM क्लास में मैं प्राथमिकता नहीं देता हूँ कि कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोग ज्वाइन नहीं दे रहे, इस पर मैं कोई उस पर कमेंट या कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता 1 PM वाली क्लास पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई लोग जॉब वाले हैं, व्यस्त हैं, इस वजह से। लेकिन 6:30 और 8:30 वाले क्लास को अगर आप लोग स्किप करेंगे तो ये ठीक बात नहीं होगी, और मैं आप सब के लिए मंडे से ही लगा दूंगा वो, ठीक है, फ़ाइन। अगर आप अपसेंट हुए जिस दिन, ठीक है, उस दिन आपको फ़ाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी फ़ाइन जमा करना पड़ेगा। हम आप सब के लिए कर रहे हैं। अगर आप 2 से 3 दिन का मैं बता रहा हूँ, अगर आपने फ़ाइन जमा नहीं किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी और व्हाट्सएप ग्रुप से भी रिमूव कर दिए जाएंगे, है ना। मैं ये बात पहले भी इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप दोबारा हमसे ये चीज़ें ना कहें, है ना, कि सर ये ऐसे ऐसे हुआ। यदि कोई दिक्कत अगर आपके पास है तो आप मैसेज छोड़ दीजिए, आप मैसेज छोड़ दीजिए कि सर हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं, हम रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेंगे, हमें इतने दिन के लिए कुछ मोहलत दीजिए, इतने समय तक टाइम दीजिए। अगर बाय द वे मान लो काम करते हो जॉब पे, तो हो सकता है 1 सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए, महीने के लिए भी आप मांग सकते हैं छुट्टी। मैं क्योंकि महीने के लिए दे सकता हूँ, लेकिन आपको अगर विदाउट इन्फॉर्मेशन की अगर आप क्लास डेली ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये आप सबके लिए ही घाटे की चीज़ है भाई। क्योंकि इस बार मेरे पास अभी भी बच्चे जो हैं 75+ लगभग ग्रुप में हो गए बच्चे, मैं 100 बच्चे मेरे पास हो जाएंगे, है ना। तो मुझे लगभग 90% रिज़ल्ट चाहिए इस बार। 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए रिज़ल्ट आप लोगों को भी अच्छा लेके आना है ना। तो आप लोग भी मेरा साथ दो, मैं तो आपका साथ दे ही रहा हूँ, है ना, ठीक है। चलिए अगला सवाल बात करते हैं कि किन्हीं भी 2 समाजों का इतिहास एक समान नहीं होता, कहीं भी 2 समाजों की संस्कृति एक जैसी नहीं होती, कोई भी एक दूसरे का प्रतिरूप नहीं है, निम्न में से यह कथन किस विद्वान का है? जरा बताइए आप एक बार। रॉबर्ट बीरस्टीड का नाम लगा रहे हैं आप सभी लोग, और यहाँ पे रॉबर्ट बीरस्टीड ही करेक्ट जवाब होंगे। पता ये प्रश्न किस चीज़ से लिया गया है? क्या कोई अपने विचारों को प्रकट करना चाहेंगे? रॉबर्ट बीरस्टीड का जो नाम आया है किस चीज़ से लिया गया है जी? किन्हीं 2 समाज की इतिहास एक समान नहीं होता है, ये बात सत्य लगती है भाई, आपको मालूम है। और कहीं भी 2 समाजों की संस्कृति भी एक जैसी नहीं होती है, इस बात से तो आप पूर्ण रूप से सक्षम भी होंगे, सहमत भी होंगे इससे। फिर कहता है कि कोई भी एक दूसरे का प्रतिरूप भी नहीं है,
देखिए कितना आसान सा सवाल। रॉबर्ट बीरस्टीड का नाम यहाँ पे करेक्ट जवाब है, जो इन्होंने व्याख्या किया है अपने विचारों और अपने मतों को देते हुए, और किस चीज़ में, समाज के बारे में, समाज धर्म के बारे में। ये बात आप ध्यान रखेंगे तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सवाल है ये, ऑगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन को कितनी अवस्थाओं में कल्पना की है? सामाजिक परिवर्तन की बात हो रही है तो ज़रा मुझे बताइए, सामाजिक परिवर्तन को कितनी अवस्थाओं में ऑगस्ट कॉम्टे ने बात की है? 3। कौन कौन से 3 सामाजिक अवस्था में जो है जिक्र किया गया है? जी, धार्मिक, आध्यात्मिक और सकारात्मक। ओके ओके ओके। और भी कोई लोग बताइए, मैं और लोगों से जानना चाहता हूँ नाम यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर मैं नाम जानना चाहता हूँ, सामाजिक परिवर्तन ऑगस्ट कॉम्टे के 3 अवस्था के नाम बताइए। आप लोगों से ही जानना चाह रहा हूँ मैं, और भी बच्चों से। एक बच्चा बताया भाई, अच्छी बात है, गुड। चलो बोलोगे तो है नहीं, मुझे मालूम है। ध्यान से सुनिए, एक है आपका आध्यात्मिक, इसी को हम लोग कह सकते हैं काल्पनिक, यस या नो? यस। नंबर 2 तात्विक, इसी को बोलते हैं गुणात्मक। नंबर 3 वैज्ञानिक, इसी को हम लोग बोलते हैं सकारात्मक। क्या बोलते हैं? सकारात्मक। तो ये 3 विभिन्न सैद्धांतिक दशा थी जिनमें ये जिक्र किया गया। परंतु जब 3 स्तरों का नियम मानव के सामाजिक चिंतन अथवा सोच विचार की 3 अवस्थाओं के आधार पर आए, तो वो बेसिकली नियम बनाए गए, स्तर के नियम बनाए गए। तो ये तो मैंने बताया वो जो 3 आपको पूछे जाते हैं सैद्धांतिक दशा, है ना? सैद्धांतिक 3 स्तर के नियम के सिद्धांत थे, जहाँ पे 3 दशा के बारे में जिक्र हुआ। करेक्ट? इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, और यहीं आपकी जो है क्लास ये समाप्त होती है। ठीक है, चलिए, अगर कुछ किसी को डाउट है तो आप हमसे अभी पूछ सकते हैं, है ना? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं? अच्छा, ये सिद्धांत आया था 1822 में। सिद्धांत कब आया था? 1822 में। कौन साइकोलॉजी? ईगो? हाँ, ईगो साइकोलॉजी अन्ना फ्राइड ने दिया है, उनकी लड़की 1940 में, 1940 में। 1822 में ये आया था सिद्धांत, जो आप देख रहे हैं, ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया था। ठीक है, चलिए